हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव बीज 32वीं क्लास है। 32 क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो सबसे बड़ा चैप्टर भी कह सकते हैं हम। मतलब 11th में बड़े चैप्टरों में इसका नाम आता है, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। देखा जाए तो ये थ्योरिकल चैप्टर पढ़ाया जाता है हमें 11th वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट हमसे छिपा लिया जाता है, हमें सिंपली करके बता दिया जाता है। हमें लगता है अरे वाह, लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम तो बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। बट जब हम उसे खोलने चालू करते हैं, परत दर परत लेयर से लेयर हम चलते हैं, तो हमें पता लगता है अरे यार, ये तो बहुत बड़ा ज्ञान अपने अंदर समेटे बैठा है। न्यूटन बाबा ने ऐसे ही गति के नियम नहीं दिए हैं बेटा, उसने कुछ तो किया ही होगा। ठीक है, तो देखो, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किस टॉपिक पर बेस्ड होंगे? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, मोमेंटम, इम्पल्स, आवेग, संवेग, दूसरा नियम, पहला नियम, ये हमने क्लियरली पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उस सेकंड लॉ यानी मोमेंटम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ अच्छे सवाल। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। उसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट PYQs जो एग्जाम में आ चुके हैं और बहुत बार एयरफोर्स नेवी हो चाहे फिर IIT नीट हो, उस टाइप के एग्जाम में अधिकतर बार वो पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आज की क्लास में होने वाला है। क्लास आज की छोटी होने वाली है। मैं इसमें टेंशन, नॉर्मल और स्प्रिंग फोर्सेस को भी शामिल करने वाला था, बट आज की क्लास में फिर मैंने वो नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में जो कि आपको जस्ट अगले दिन मिलने वाली है, उस दिन आपको टेंशन, नॉर्मल और स्प्रिंग फोर्सेस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट वाले सवाल है, इंपॉर्टेंट PYQs है, साथ में एटवुड मशीन यानी खूब सारी उसमें पुलिस वगैरह लगी रहती है ना, उन सब से रिलेटेड यानी घिरनी वाले सवाल है ना, उन सब से रिलेटेड सवाल आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में एक क्लास आपको और मिलेगी जिसमें मतलब जस्ट नेक्स्ट क्लास में ही हम बात करेंगे, वहाँ पर हम रॉकेट प्रोपल्सन से रिलेटेड टॉपिक पर भी बात करने वाले हैं, जो कि नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये है हमारे आज की क्लास और कल की क्लास का डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है क्योंकि आज हम उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस कर लेंगे जो नॉर्मली हमेशा हमसे पूछे जाते हैं, या जिन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आज उन सभी कॉन्सेप्ट का हम करने वाले हैं, एकदम क्लियर करने वाले हैं, सभी डाउट्स को क्लियर करने वाले, सभी डाउट्स का पोस्टमार्टम करने वाले आज। समझ गए? चलिए भाई, तो हम बात करें। ठीक है, हमने पढ़ा लीनियर मोमेंटम, संवेग P वेक्टर, जिसे हम बोलते हैं mv वेक्टर। यदि संवेग बदलता है, मोमेंटम चेंज होता है, तो वो इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स के। किसके इक्वल होता है? अप्लाइड फोर्स के, जिसे हम बोलते हैं ma। यही बात है। लेकिन यदि मैं इधर dp लिखूं और इधर f dt लिख दूं, तो भाई साहब इधर मैं लिखूंगा P2 माइनस P1 आफ्टर इंटीग्रेशन, और इधर लिखूंगा मैं f एवरेज इंटू टी। ठीक है, यही बात आगे चल के कहलाती है इम्पल्स यानी आवेग। ये हमने सेकंड क्लास में, मतलब जस्ट प्रीवियस क्लास में, सॉरी सेकंड क्लास क्या, जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज मैं यदि वही सब रिपोर्ट करूंगा तो क्लास लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, तो जिन्होंने ये क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वाली जो क्लास है, हमारी जो फर्स्ट क्लास है, न्यूटन्स लॉ की जो फर्स्ट क्लास है, उसे आप ढंग से देखिए, समझिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सारे डाउट्स खत्म करिए, फिर नेक्स्ट क्लास पर आइए। ठीक है, क्रैश कोर्स है, लेकिन इसमें भी हम सभी कॉन्सेप्ट को डीपली समझते चल रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे कुछ भी कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हो जाते हैं और उससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में हमें मिल जाते हैं, और जिन कॉन्सेप्ट में हम परफेक्ट रहते हैं, वो सवाल हमेशा हमारा 100% करेक्ट होगा। अदरवाइज कन्फ्यूजन में हम थोड़ा ये आता है, थोड़ा ये आता है, पूरा कुछ भी नहीं आता है, और उसके बाद में हम हमारा सवाल छोड़कर आएंगे, ये 100% फिक्स है। आगे मेरी बात समझे? तो यदि सवाल करने हैं, पूरे ना सही थोड़े कर लो, लेकिन जो भी करे परफेक्ट करे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सवाल छोड़ना भी सेहत के लिए अच्छा होता है। ठीक है, कर तो मैं 10 दूँ, उनमें से 6 गलत आ गए तो कोई मतलब नहीं, मैं 4 करता, उसको परफेक्टली करता, बढ़िया रहता, क्योंकि 6 जो गलत हुए हैं उनकी नेगेटिव मार्किंग अब उन 4 को भी काटेगी।
उन चार्ज में जो आ रहा था वो भी जाएगा, तो मार लेना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी, ठीक है। इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें, ठीक है। चलिए एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, कई बार ये रुक जाता है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ भाई चल रहा है, ठीक है। चलिए तो हमने पढ़ा इम्पल्स जो होता है वो एफ एवरेज इंटू टी होता है, या चेंज इन मोमेंटम संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने कहानी पढ़ी आगे की। फिर हमने एक चीज और पढ़ी कि जो इम्पल्स होता है यानी आई होता है वो होता है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, ये भी हमने पढ़ा। एफ टी ग्राफ फोर्स इनटू टाइम के ग्राफ जो बनेगा उसका जो एरिया होगा वो भी इम्पल्स यानी आवेग को देगा, ठीक है। आप ग्राफ वाले सवाल जब करोगे तो आप यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि इस एफ टी पर थोड़ा सा गौर कर लेना, क्योंकि एक एफ एक्स ग्राफ भी होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, जो कि वर्क को देता है यानी कार्य को देता है। बल इनटू विस्थापन यानी बल और विस्थापन के बीच का ग्राफ जो देता है वो वर्क को देता है, और बल और समय फोर्स और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो इम्पल्स को देता है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। किस किस का ग्राफ है, फोर्स और टाइम का ग्राफ है या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, यानी फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क होता है। थोड़ा सा इस बात पर गौर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारी कहानी को लेकर। तो बात यह है कि सवाल आता है इम्पल्स से रिलेटेड सवाल। जैसे मान लो ये आपके पास एक दीवार है, ये आपके पास एक गेंद है, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये गेंद है, इसका मास m है, आपने गेंद को फेंक दिया u वेलोसिटी से, गेंद गई 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 टकराई और वापस आएगी। गेंद जैसे गई उसी डायरेक्शन में टकरा कर वापस आई, और गेंद का मास है m और गेंद की अब वापस वेलोसिटी u ही है, ठीक है। बट अब गेंद का डायरेक्शन बदल गया है, अब गेंद का डायरेक्शन बदल गया है, तो बताओ मोमेंटम कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब देखो यदि आप इसे पॉजिटिव लेते हैं तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक यू का किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों, कोई बात नहीं, आप इसे पॉजिटिव ले लो, ये नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपका डायरेक्शन का खेल है कुल मिलाकर, हमें मैग्नीट्यूड तो वही मिलने वाला है, मैग्नीट्यूड वही मिलने वाला है, ठीक है। केवल डायरेक्शन का खेल है। मैंने माना कि अंतिम जो फाइनल वाला वेलोसिटी का डायरेक्शन वो इधर है, तो मैंने इसे पॉजिटिव मान लिया है। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग अंतिम वाले वेग के अपोजिट थी, यानी ये वाला टकराने के बाद में वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, तो टकराने से पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो यदि ये वाला डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये वाला डायरेक्शन ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अब मैं बात करूं फाइनल मोमेंटम की, तो फाइनल मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी माइनस मैं कहूं इनिशियल मोमेंटम का बारे में बात करूं तो यहां पे लूंगा मास इनटू वेलोसिटी, तो यहां पे मैं लिखूंगा m इनटू यू, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने से मैं यहां पे लिख दूंगा माइनस, और मेरे पास अब हो जाएगा डेल्टा p इक्वल्स टू एम यू प्लस एम यू, और ये कहानी डेल्टा p इक्वल्स हो जाएगा 2mu, और यहाँ से तुम्हारे खूब सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से खूब सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है, इससे सॉल्व करने का। कई लोग यहाँ पर वेक्टर्स की बात भी करते हैं, मैंने आपको सिंपली ऐसे इसलिए बताया क्योंकि वेक्टर्स में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डर से जाते हैं कि यार ये लोग, अरे भगवान वेक्टर्स आ गए, ये तो अरे ये तो वेक्टर आ गया, अब क्या करेंगे, अब तो गड़बड़ हो गया मैटर, अब तो मैटर गड़बड़ हो गया है, ठीक है। एक मिनट, तो जब बात वेक्टर्स की आती है तो हमें लगता है डर, डोंट वरी, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, फटाक से आपका आंसर आएगा और सही आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और घुमाते हैं सवाल को, ठीक है। अब देखो, अब ये जो गेंद है, ये गेंद कुछ इस तरह से आ रही है, देखो भाई कैसे आ रही है, ऐसे इसी दीवार पर ये गेंद। चलो एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको पूछा था इम्पल्स, इम्पल्स किधर है भाई, इम्पल्स किधर है, इम्पल्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप आई निकाल सकते हैं। अभी आपने निकाला डेल्टा पी, और डेल्टा पी इक्वल हो जाएगा 2mu, ठीक है। यहीं से चेंज इन मोमेंटम ही आपका इम्पल्स होता है। आपको बोला जाए इम्पल्स का डायरेक्शन किधर होगा, इम्पल्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, और आपको पता होना चाहिए कि टकराने के बाद वेलोसिटी इधर है, यानी इम्पल्स का डायरेक्शन इधर है,
ठीक है। इंपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा आपको यदि ये कह दे कि इतनी देर इतने टाइम तक, यानी मैं कह दूं dt टाइम तक यहाँ पर ये टिकी हुई थी गेंद, dt टाइम तक इस सरफेस के कांटेक्ट में थी गेंद, तो बताओ इंपल्स जो लगा है, इंपल्स जो आया है वो क्या है, वो आप यहाँ पर निकाल लोगे। लेकिन कहा जाए कि इंपल्सिव फोर्स कितना आया है, आवेगी बल कितना है, ये भी निकालो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आई को आप लिखोगे एफ एवरेज इंटू टाइम टी, कुछ भी टाइम है, डी टी या टी जो भी टाइम है आपका, और यहाँ पर लिख दोगे डेल्टा पी। आपका जो एफ निकलेगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा पी इंटू टी। एफ एवरेज की बात की जाए, एफ एवरेज निकाल सकते हो, एफ एवरेज की बात नहीं की जा रही, आप एफ इंटू टी निकाल लो, ठीक है। सीधा फोर्स पूछा गया तो आप एफ इंटू टी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर आ जाएगा 2mu डिवाइड बाई टी। ये लो भाई, आपके पास इंपल्सिव फोर्स भी निकल कर आ गया है। गेंद पर कितना फोर्स काम कर रहा है एक तरीके से इस छोटे टाइम के लिए, इंपल्स की वजह से इंपल्सिव फोर्स कितना है ऐसे समझ लो, या इंपल्सिव फोर्स की वजह से इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम करने वाला फोर्स कितना है, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम करने वाला फोर्स ही इंपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है, ये है बात। और जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होना इंपल्स कहलाता है। तो आपसे इंपल्स पूछा जा सकता है, इंपल्सिव फोर्स की वैल्यू पूछी जा सकती है, आवेगी बल पूछा जा सकता है, चेंज इन मोमेंटम पूछा जा सकता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आज तो फ़ोन नहीं बजेगा क्योंकि आज मैंने इसको एरोप्लेन मोड में लगा दिया है, बार बार बजता रहता है, ठीक है। चलिए मान लो कि बार अपने पास ये दीवार है और गेंद कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, हमारी गेंद m मास है गेंद का, u वेलोसिटी से गेंद इधर जा रही है और यहाँ पर टकरा रही है, और इस लाइन के साथ में, इस एक्सिस वाली लाइन यानी परपेंडिकुलर लाइन के साथ में ये एंगल बना रही है θ1। अरे इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, इस सरफेस के तो लंबवत है, और गेंद टकराकर इधर जा रही है, चली गई भाई। और मैंने यहाँ पर लिख दिया है मास m और वेलोसिटी u, टकराकर सेम वेलोसिटी की डायरेक्शन, सेम वेलोसिटी की वैल्यू से ये टकराकर दूसरे डायरेक्शन में निकल गई। अब देखो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें बता देता हूँ, कई बार यहाँ पर एंगल दूसरा होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ θ2 एंगल। फिलहाल मैं अभी ये लेके चल रहा हूँ। कंपोनेंट बांटने हैं, सबसे पहले मुझे u के कंपोनेंट लेते हैं, तो देखो ये आपका z जैसा एंगल बनेगा इधर, तो भाई साहब ये वाली एंगल की वैल्यू हो गई θ1, तो ये हो जाएगा आपका u cos θ1, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी u sin θ1। हो गई भाई बात, ठीक है। चलिए इसी तरीके से इस एक्सिस के साथ ये θ2 एंगल बन रहा है, तो इस एक्सिस के साथ यहाँ पर एंगल बनेगा θ2, और इधर आ जाएगा u cos θ2, और ऊपर के साइड में आ जाएगा u sin θ2। दो कंपोनेंट इधर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें चाहिए इनिशियल मोमेंटम, प्रारंभिक संवेग कितना है। प्रारंभिक संवेग की बात करें तो ये रहा हमारा प्रारंभिक संवेग का खेल, इधर से उठाएंगे और यहाँ पर देखो हम लिखेंगे m पूरा ले लेते हैं ना, पूरा अच्छे से। तो मोमेंटम के दो डायरेक्शन हो गए, एक इधर, दो कंपोनेंट होंगे मोमेंटम के भी, ठीक है। तो यहाँ से बात करें, इधर का डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लेते हो तो इधर का डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर इधर आप पॉजिटिव लेना चाहते हो तो इधर का डायरेक्शन आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इनिशियल की बात करते हैं, पी इनिशियल में दो कंपोनेंट आएंगे, आपको एक्स में भी आएगा और वाई में भी आएगा। तो मैं लिख देता हूँ u cos θ1 i कैप तो लगेगा, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे m से, मैंने पूरा मोमेंटम लिख दिया। अरे p बराबर क्या होता है mu, ठीक है भाई, m ही है, u कौन है, इधर वाले कंपोनेंट के लिए u है आपका u cos θ1। चूंकि ये x डायरेक्शन में, इधर x डायरेक्शन की ओर, पॉजिटिव x की ओर जा रही है, तो मैंने लिख दिया i कैप। आप कहेंगे सर पिछले बारे में तो आपने इधर वाला पॉजिटिव लिया था, वो सिंगल लाइन के लिए था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी मेरे पास यहाँ पर 2D मोशन जैसे दो कंपोनेंट आ गए, इसलिए मैंने फिर जो अपना वेक्टर फॉर्म होती है उसकी तरह सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि आप आसानी से इसे कर सकें। तो mu cos θ1 i कैप, और ऊपर की साइड ये जा रहा है तो प्लस mu, मोमेंटम बन गया, वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी साइन है, sin θ1 है, u sin θ1 है, तो मैंने लिख दिया mu sin θ1, और यहाँ पर लिख दिया मैंने j के। अब बात करते हैं फाइनल मोमेंटम की। फाइनल मोमेंटम में इधर वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो u cos θ2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mu cos θ2 i कैप, लेकिन वो लिखूंगा मैं माइनस का, क्योंकि इधर का i कैप यदि पॉजिटिव एक्सिस को बताता है तो इधर का i कैप माइनस
एक्स एक्सिस को बताएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस को बताएगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस को शो करने के लिए मैंने माइनस का आई कैप लिख दिया। ये पूरी बातें वेक्टर्स की क्लास में आप देख सकते हैं, आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। बट यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो पहले वहाँ देखिए, अपने बेसिक क्लियर कीजिए यार। प्रॉब्लम यही है, जब तक हमारे बेसिक क्लियर नहीं होते, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम तो क्या है, अपने आप को समझ लेते हैं बाहुबली और कूद गए नदी में, अब तो तैर के दिखाएंगे। अब ऐसा भी नहीं होता भाई, थोड़ा बहुत जानना पड़ता है तैराकी क्या होती है, तभी तो तैरोगे। और तैरने के लिए तुम्हें थोड़े बहुत दाव पेच आने चाहिए, वो दाव पेच आपके कॉन्सेप्ट से आएंगे। तो बोले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद फिर देखो सवालों से भरे जंगल के अंदर आप कैसे सवालों को से फटाफट सॉल्व कर लेते हो। लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, इधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो m इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट है u sin θ2 और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर है, तो मैं लिख देता हूँ jk। क्लियर है, ठीक है। हमें चाहिए चेंज इन मोमेंटम, तो हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आपका है माइनस mu, माइनस को आगे ले लेता हूँ, mu cos θ2 i कैप प्लस mu sin θ2 j कैप। फिर अगेन माइनस, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। फिर मैंने इनिशियल मोमेंटम के लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया। इनिशियल मोमेंटम हमारा ये है mu sin θ1 i कैप प्लस mu sin θ1 j कैप। गलत कर दिया क्या अपन ने? हाँ भाई, sin θ1 नहीं, cos θ1 है यहाँ पर, cos θ1, ठीक है। और यहाँ sin θ1 है, ठीक है। अब देखो, जैसे आप इसे ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ वाले ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये जो प्लस का साइन है वो हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब मैं चेंज इन मोमेंटम उठाना चाहता हूँ एक्स और वाई दोनों एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं आई कैप वालों को उठाता हूँ, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो आई कैप को तो ले लेता हूँ बाहर, और यहाँ पर आएगा mu cos θ1। पहले θ1 लिख लो, θ2 लिख लो, एक ही बात है, दोनों ही माइनस के, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस mu cos θ2, ये लो, हो गया। वो दोनों ही माइनस के है ये, तो मैं यहाँ पे भी माइनस लगा लेता हूँ और यहाँ पर भी माइनस लगा लेता हूँ। ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। फिर यहाँ पर देखो, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ mu sin θ2। पहले पॉजिटिव वैल्यू को उठा के रख दिया, माइनस mu sin θ1 और यहाँ पे लगा दिया जे कैप। आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है, आप यहाँ पे पहले θ2 लिख दीजिए, आप यहाँ पे θ1 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जम के आपका चेंज इन मोमेंटम के लिए एक इक्वेशन बन के आ गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं क्या होने वाला है हमारे साथ में। तो डेल्टा पी इक्वल टू, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आपका θ1 θ2 इक्वल बता दिया जाए, θ1 इक्वल टू θ2 बोल दिया जाए, तो बड़ा आसान होएगा। आप यहाँ पे आई कैप लिखेंगे और ये θ1 की जगह भी आप लिख देना थीटा, इसकी जगह भी आप लिख दोगे थीटा, और ये टोटल मिलके बन जाएगा -2mu cos θ। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी आप लिखोगे थीटा, यहाँ पे भी आप लिखोगे थीटा, और थीटा से थीटा सेम है, mu सेम है, ये भी कर जाएगी। अरे भाई, साइन θ1 और साइन θ2 सेम है, तो साइन θ1 की वैल्यू वही आने वाली है जो साइन θ2 की वैल्यू आने वाली है, तो दोनों कर जाएंगे। आपके पास केवल डेल्टा पी की वैल्यू ये रह जाएगा, यानी चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल टू आई और ऐसे लिख देता हूँ मैं, -2mu cos θ। ठीक है, ये लो। चेंज इन मोमेंटम केवल आपका x डायरेक्शन में होगा। किधर होगा? x डायरेक्शन में होगा। अब आप कहेंगे इतना बड़ा सवाल किया केवल ये निकालने के लिए, केवल इतना सा निकालने के लिए? सर ये तो देखो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इधर से समझाता हूँ। देखो मोमेंटम चेंज होने का क्या मतलब है, P बराबर क्या होता है mu, तो या तो u बदल जाए यानी मैग्नीट्यूड बदल जाए। u कैसे कैसे बदल सकता है, या तो आप बदल दो मैग्नीट्यूड, क्या बदल दो? मैग्नीट्यूड। मैं ऐसे आ जाता हूँ, या तो आप बदल दो मैग्नीट्यूड या बदल दो डायरेक्शन। दोनों ही कंडीशन में आपका मोमेंटम बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। अब यहाँ यदि आपने सिद्धि प्राप्त कर रखी है, यानी तपस्या कर रखी है, समझ में सब कुछ आ रखा है और एकदम प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस आपने फाड़ डाला है, तो समझ लीजिए अब आप मंत्रास के लायक हो गए। और मंत्र ये कहता है कि भाई साहब डायग्राम को ध्यान से देख लो। इतनी बड़ी डेरिवेशन करके आपको पता लगा कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम है वो आपको केवल एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू बची है। लेकिन यही खेल हम दूसरे तरीके से खेलना चाहे
अब आप कहोगे सर कौन सा खेला खेलने वाले हो, तो वैसे खेला ये कहता है, मंत्र ये कहता है कि आप डायग्राम को देखो ध्यान से। मैग्नीट्यूड बदला क्या, यू है, यू था, नहीं बदला, मैग्नीट्यूड का खेल खत्म। क्या बदला, डायरेक्शन बदला। डायरेक्शन किधर बदला, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, तो देखो इधर वेलोसिटी cos थीटा 1 थी, इधर वेलोसिटी सही बोला क्या, नहीं इधर वेलोसिटी u sin थीटा 1 थी, इधर वेलोसिटी u sin थीटा 2 थी। ठीक है, मैंने थीटा 1 और थीटा 2 को सेम मान लूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं या बोल सकता हूं कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा 1 थी टकराने से पहले, और टकराने के बाद में भी y डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा 1 ही थी। ना तो मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदला, यानी मोमेंटम y डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना तो मैग्नीट्यूड बदला, ना वैल्यू बदली, ना डायरेक्शन बदला, तो मोमेंटम नहीं बदलेगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू बदलो या डायरेक्शन बदल जाओ, उधर मोमेंटम आ सकता है, मोमेंटम चेंज हो सकता है, इंपल्स आ सकता है। तो देखो यहां पर देखो, पहले एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इधर थी, u cos थीटा 1 बोला, u cos थीटा बोलो, इधर थी। बाद में टकराने के बाद यही वेलोसिटी इधर आ गई, u cos थीटा 2 बोलो या u cos थीटा बोलो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। पहले डायरेक्शन इधर था, अब डायरेक्शन उल्टा है, यानी मोमेंटम चेंज होगा और वो केवल एक्स एक्सिस में होगा, और इंपल्स भी आएगा, और इंपल्स भी आएगा। और यहां पर देखो, आप कहोगे इंपल्स किधर आएगा, तो देखो चेंज इन मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में, माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है, यानी जो इंपल्स होएगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, माइनस के आई कैप के डायरेक्शन में होगा। यानी आपने प्लस का आई कैप इधर लिया है, यानी प्लस का एक्स एक्सिस इधर लिया है, तो माइनस का एक्स एक्सिस ऑटोमेटिक इधर का हो जाएगा, यानी आपका जो इंपल्स होगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। अब इंपल्स से मैं कहूं कि फोर्स निकालो, तो आप आसानी से फोर्स निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अरे भाई आई बराबर चेंज इन मोमेंटम होता है, इंपल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम होता है, और आप यहाँ पर टी, आपको फोर्स चाहिए तो आप निकाल दो डेल्टा पी अपॉन टी। यदि आपको यहाँ पर इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में कितनी देर ये गेंद रही थी वो टाइम दिया हुआ है, ये गेंद कितनी देर इस सरफेस के कांटेक्ट में थी वो टाइम आपको दिया हुआ है। चेंज इन मोमेंटम में डिवाइड दो टाइम का, और आपके पास एफ निकल कर आएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट, और ये थे हमारे मंत्रास। ठीक है, ये डस्टर थोड़ा नीचे गिर गया भाई, पाँव के नीचे दब गया। चलिए आगे की कहानी करते हैं। ठीक है, चलिए हमने पढ़ा सिंपल लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में किस तरीके से मोमेंटम चेंज होता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई साहब इस तरह से 2D मोशन हो जाए, द्विवी में गति हो जाए, दो डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट हो, तो कैसे मोमेंटम चेंज होता है। ठीक है भाई, अब यदि सर्कुलर मोशन हो तो कैसे मोमेंटम चेंज होता है। सर्कुलर मोशन की भी बात कर ही लेते हैं, पढ़ा है ना। सर्कुलर मोशन के बारे में यदि आपको ढंग से पढ़ना है तो लेक्चर नंबर 30 और 29 ध्यान से देखें। बड़ा अच्छा पूरा भरा पूरा एकदम शानदार सा कॉन्सेप्ट वहां पर बताया गया है, ताकि आपको सर्कुलर मोशन के बारे में आज के बाद कोई डाउट ना रहे। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले ध्यान से देखिए, मां कसम सर्कुलर मोशन पूरा ढंग से आ जाएगा भाई, देख लेना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन u है, आप पहुंच गए यहां पर, और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया u। अब इधर क्यों हुआ है, कितने डिग्री एंगल बनेगा, ये सब हम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पॉइंट है आपका a, ये पॉइंट है आपका b, यहां पर है 90 डिग्री, 90 बनेगा यार। अब आपको पूछा जाए कि चेंज इन मोमेंटम निकालो, चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो आप कहेंगे भाई इनिशियल मोमेंटम क्या है। यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम आप लिखोगे m, अब यहाँ पर मास नहीं दे रखा है तो मैं पूरा सवाल लिखना भूल गया। यहाँ पे मान लो गेंद है या जो भी है उसका मास m है, वही सेम मास यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर आई, जो भी गेंद ऑब्जेक्ट कुछ भी है वो पहले ए पॉइंट पे थी, बाद में बी पॉइंट पे हो गई, सर्कुलर मोशन में है वो, मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए। तो फिर हमने मोमेंटम लिखना स्टार्ट किया, भाई इनिशियल मोमेंटम बताओ। इनिशियल मोमेंटम यहाँ है, डायरेक्शन ऊपर की ओर है, वाई डायरेक्शन में है। जब ये वाई डायरेक्शन में है तो मैं लिखूंगा एम यू, लेकिन ये प्लस का वाई डायरेक्शन है, ऊपर की ओर है, तो मैं लिख दूंगा जे कैप, लिख दिया। ठीक है भाई, फिर मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम, क्या लिखूंगा, फाइनल मोमेंटम लिखूंगा भाई। ठीक है, फाइनल मोमेंटम की यदि मैं बात करूं तो फाइनल मोमेंटम देखो भाई इधर है, वेलोसिटी इधर है,
वेलोसिटी जिधर होगी मोमेंटम उधर होगा। यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है तो मास तो m है, वेलोसिटी तो u ही है, बट डायरेक्शन अब की बात आई केप है और वो डायरेक्शन माइनस के आई केप में है, मतलब माइनस का एक्स एक्सिस की हो रहा है, इधर प्लस का एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस, तो ये मैंने लिख दिया माइनस का। अब मैं कहूँगी चेंज इन मोमेंटम जो है वो होगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो आप कहेंगे सर फाइनल मोमेंटम आपको हो जाएगा माइनस mu i केप, ठीक है भाई, फिर माइनस फाइनल मोमेंटम ये, इनिशियल मोमेंटम आपका हो जाएगा mu j केप, और आप लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू माइनस आप कॉमन ले लो, mu आप कॉमन ले लो, आपके पास बच गया i केप प्लस j केप। अब आप कहेंगे सर चेंज इन मोमेंटम का ये डायरेक्शन, ये कौन सा होता है साहब, ये कौन सा होता है, तो मैं इधर से चलता हूँ, आई केप प्लस जे केप है भाई, यदि मैं इसको बोलूँ आई केप, ये बोलूँ जे केप, तो ये जो लाइन है वो लाइन शो करती है आई केप प्लस जे केप को। आप कहेंगे सर ये कैसे पता, एक सवाल मैंने वेक्टर्स के लेक्चर में इसका बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, सवाल भी बताया था कि न्यूमेरिकल किस टाइप का बन के आता है, पहले वो देख लीजिए आप, सब कुछ मिलेगा। क्लासेस कम है हमारी, मुझे पता है टाइम कम मिल पा रहा है, प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे थे, अब प्रैक्टिकल से मैं फ्री होने वाला हूँ 1-2 दिन में, उसके बाद आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए पूरा डीपली जाकर बताया हूँ मैं। ऐसा नहीं क्रैश कोर्स है तो जल्दी जल्दी खींच दो, नहीं भाई, क्रैश कोर्स है, पूरा नहीं, कम पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, परफेक्ट पढ़ो, सिंपल सीधा फंडा है अपना, ठीक है। चलिए, तो इसका भी अरे मिट गया, लग गया दिखता है, तो इसका भी माइनस है इधर, यदि मैं इधर वेक्टर लगा दूं, इधर लगा दूं, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, माइनस का मतलब उल्टा डायरेक्शन, यानी कहीं डेल्टा पी जो चेंज हो रहा है वो इधर हो रहा है, ठीक। अब मैं से पूछा जा सकता है इम्पल्स, तो इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम, यानी माइनस का mu आई के प्लस जे के, ऐसे बना सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। आप मैग्नीट्यूड में लेना चाहो, वैसे तो ये वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड में लेना चाहो तो आप लिखेंगे डेल्टा पी इक्वल टू mu, और इन दोनों को आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अरे आई केप जे केप का मैग्नीट्यूड एक ही तो होता है, तभी तो इनका नाम यूनिट वेक्टर है। एक काम सदिश है, आप लिखोगे mu, एक रेख आपके हो जाएंगे √2 mu, ये आपका इम्पल्स आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर फोर्स निकालिए, क्योंकि मैं कहूँगा फोर्स आएगा, तो आप कहेंगे सर फोर्स तो ठीक है, लग कहाँ से रहा है ये तो बताओ, टाइम कहाँ है ये तो बताओ। तो आप एक काम कर सकते हैं, टाइम आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। आप फिर कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये कहाँ से उठा लाए आप, या डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पेस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय बोल दो। आप कहेंगे ये कहाँ से उठा लाए सर, ये मैंने जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, सर्कुलर मोशन में भी पढ़ाया है, ध्यान से देखो, सर्कुलर मोशन में एकदम ढंग से पढ़ाया है यार, उससे अच्छा मैं क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ा सकता, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी क्रैश कोर्स में इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। सवाल बताएंगे बस वहीं पे काम खत्म होएगा, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा परफेक्ट डीपली बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका कितना है 2πr, रेडियस में r ले लेता हूँ, 2πr का चौथाई हिस्सा है, चौथाई वेलोसिटी आपका u है, ये लो टाइम निकल कर आ गया। फोर्स इज इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, क्योंकि इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और इम्पल्स में डिवाइड दूंगा मैं टाइम का, तो F इक्वल टू इम्पल्स आपका ये रहा 2πr अपॉन 4u, और रे गलत, इम्पल्स आपका ये रहा √2mu, और टाइम आपका ये रहा 2πr डिवाइड बाय 4u। बस हो गया आपका काम, ये लो, ठीक है। अब आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा एंड F इज इक्वल हो जाएगा 2m, ये ऊपर घूम कर आ जाएगा, 4 ऊपर चले जाएंगे आपके, और ये बन जाएगा mu स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 2πr। अब आप डिवाइड देते रहना, मैथमेटिक्स सॉल्व करते रहना। तो चलिए आगे बात करते हैं। मोमेंटम का खेल आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। थोड़े से सवाल भी कर लेते हैं, इसके काम आएगा भी, ठीक है। 1-2 सवाल जो ज़्यादा फेमस है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कैसे सर, चलिए कैसे सवाल कर रहे हो आप, कर लेते, करना तो है ही हमें, ठीक है। देखो, हम ऐसा कहे कि हमारे पास एक बंदूक है, हम ऐसे कहे कि हमारे पास एक बंदूक है, ये लो, और बंदूक से 1 सेकेंड में n गोली निकलती है, 1 सेकेंड में n गोली निकलती है।
1 सेकंड में n गोली निकलती है, ठीक है। जब गोली आगे चलती है तो आपने भी देखा होगा, अभी हम आगे और पढ़ेंगे, जब गोली आगे चलती है तो पीछे धक्का मार के जाती है, जिसे हम एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स आप कह सकते हैं उसे, एक्शन रिएक्शन फोर्स जैसा ही होता है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे बता दिया है, अगले टॉपिक में फिर मैं पूरा क्लियरली करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पढ़ ही लिया है तो क्यों ना पढ़ लिया जाए, ठीक है। ये क्या इम्पल्स से रिलेटेड टाइप सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो गोली जब जाती है तो गोली का मोमेंटम चेंज होता है, क्यों? क्योंकि गोली जब बंदूक के अंदर थी, गोली जब बंदूक के अंदर थी, गोली का मास तो m था, बट इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। आपने ट्रिगर दबाया, गोली भागना चालू हो गई और गोली की वेलोसिटी हो गई है v। मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ, एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा तभी तो मोमेंटम चेंज हुआ, सही बात है। तब गोली पर जब फोर्स लगेगा तो गोली भी अपोजिट फोर्स लगा कर जाएगी, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम से जाना जाएगा, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब पढ़ेंगे, लेकिन ये बात यहाँ पर आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं पर आगाज कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है। चलो उस कहानी को थोड़ा आगे ले लेंगे फिर अपन, है ना। v वेलोसिटी से गई तो n गोली 1 सेकंड में निकल रही है यहाँ से, हमें बताना है इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। अब देखो, हमें ये पता है कि जो फोर्स गोली पे लगेगा वही फोर्स बंदूक पे लगेगा, यानी गन। क्यों? एक्शन रिएक्शन फोर्स। यदि हमें गोली का फोर्स पता लग जाए तो हम गन पे लगने वाला फोर्स भी पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम गोली का चेंज हुआ है तो यहां हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, फोर्स सही है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इक्वल्स टू एफ गन। सिंपल सी बात है। गोली का मोमेंटम चेंज होने का मतलब है गोली का फाइनल मोमेंटम, गोली का इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, और यही फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा? गन पे लगने वाले फोर्स के इक्वल भी आ जाएगा, ठीक है, जो गोली गन पे लगाकर जा रही है। गन ने गोली पे लगा दी, गोली ने गन पे लगा दी, ऐसे समझ लो, सिंपल सी कहानी है। ज़्यादा डीपली घुसोगे दिमाग खराब हो जाएगा। आप यदि ये सोचते हैं कि नहीं यहाँ हमें पूरा क्लियरली चाहिए, तो भाई साहब फिजिक्स बहुत आगे तक है, हम छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं, तो अभी क्रैश कोर्स में इसको पूरा डीपली नहीं घुसा सकता। तो इतना समझ लीजिए, आपके सवाल इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस देसी तरीके के साथ सही होंगे, ये गारंटी है। आगे मेरी बात सुने, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। एक बात और, मैं वीडियो देख लेता हूँ एक बार। हाँ चल, आजकल वीडियो 1-2 बार देखना पड़ता है, क्योंकि पिछली क्लास में 2-3 बार ये रुक गया था। कभी किसी का कॉल आता है या कोई मैसेज आ जाता है, तो पता नहीं क्यों टेक्निकल एरर आ रहा है मेरे फ़ोन में, ठीक है। करेंगे रीसेट भी से, टाइम नहीं मिल रहा है। तो देखो, फाइनल मोमेंटम गोली का कितना है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी mv। इनिशियल मोमेंटम कितना है? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी mu, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइम f गन, ठीक है। बट इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो mv डिवाइड बाई टी एफ गन, जो गन पे फोर्स लगेगा इतना आएगा, ठीक है। अब एक बात करते हैं, चूंकि हमारा टाइम 1 सेकेंड है, तो जो गन पे फोर्स लगाएगी एक गोली, वो फोर्स हो जाएगा केवल mv। टाइम की जगह मैंने 1 सेकेंड लिख दिया। अब एक और कहानी है, ये केवल एक गोली ने लगाया, हमारे पास 1 सेकेंड में एक गोली नहीं, n गोली निकल रही है। तो पुराने जमाने की बंदूक नहीं ऐसे डिस्काउंट कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये मशीन गन ऐसे डी 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 चल रही है। तो भाई साहब इतनी सारी गोलियां यहाँ से निकलेंगी, तो सभी गोली इसके ऊपर फोर्स लगा कर जाएगी। कितनी गोली है? एक गोली ने इतना फोर्स लगाया, टोटल गोलियां हमारे पास n है, तो हम लिखेंगे एफ गन इक्वल टू n mv। ये नया फॉर्मूला निकल के आ गया। तो यदि मैं कहूं 1 सेकेंड में 1000 गोली 3 मीटर पर सेकेंड से, जो कि 1000 गोली जो कि 2 ग्राम के 3 मीटर पर सेकेंड से बंदूक से निकलते हैं। 3 की जगह मैं 300 लिख देता हूँ। 300 मीटर पर सेकेंड से गोली बंदूक से निकलती है, तो बताओ बंदूक पे कितना फोर्स लगाती है वो गोली? तो F इज इक्वल टू लिखोगे आप 1000 गोली, मास इसका 2 ग्राम है, यानी 2 डिवाइड बाई 1000 इंटू वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड की है, तो 1000 से 1000 कटेगा और F बराबर बच जाएगा 600 न्यूटन। यानी बंदूक के ऊपर रिएक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगने वाला है, उस हिसाब से बंदूक पीछे भी आएगी और हमें झटका सा लगेगा। इसीलिए कहते हैं बंदूक को चलाने के लिए मजबूत हाथ चाहिए होते हैं, ठीक है। कंधे का जोर लगाकर हम गोलियां चलाते हैं, क्योंकि जब हम ऐसे चलाएंगे बंदूक पीछे की ओर आएगी। देखा होगा आपने, तो जब गोला छोड़ते तो पीछे की ओर आती है, तो जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं,
ध्यान से देखना, कोई अच्छी मूवीज़ वगैरह देखो, उसमें आपको समझ में आएगा। वैसे ही जब बंदूक चलाई जाती है तो यहाँ ये बट, जो बंदूक का बट आता है, मतलब बट्टी बोलते हैं मेरे हिसाब से, जो कंधे पर रखकर ऐसे चलाया जाता है ताकि कंधा उसे सहन कर ले। ऐसे हाथ तो तोड़ देगी वो कभी का, समझ गए? हाथ को ऐसे रखेंगे तो तोड़ देगी भाई। क्लियर है? इस तरीके से सवाल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। एक्शन रिएक्शन की बात हम करेंगे भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम खेल खेलते हैं। खेले? चलिए भाई, हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, वो तो सवाल इम्पल्स से रिलेटेड था इसलिए मैंने करवा दिया, लेकिन आगे और पढ़ लेंगे अब इसको। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण नियम, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। ठीक है, राइटिंग में बन जाना भाई, क्वालिटी और कंटेंट पे जाना, उसके साथ कोई समझौता नहीं है। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। आप कहेंगे ये बिंदी भी नहीं लगाई आपने तो। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण नियम ये कहता है, इससे पहले हम जो पढ़ चुके हैं पहले उसको देखते हैं। हमने पढ़ा है कि, सुना भी है, पढ़ा भी है, सभी किया है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो चेंज इन मोमेंटम होता है, और उस F को हम लिख सकते हैं dp/dt। ठीक है, अब रेखीय संवेग संरक्षण नियम ये कहता है कि यदि आप F लगाओ ना, यानी F आपका क्या हो जाए, 0 हो, तो क्या मोमेंटम बदलेगा? अब मैं कहूँ कि नहीं, ये पेन है आपका, मैंने पिछली क्लास में भी विष्णु सर का जादू पढ़ाया था आपको। मैं कहूँ कि चल चल रे भाई चल, और जादू में हमने लास्ट में ये सीखा, ये नहीं चलेगा जब तक कि आप इसके ऊपर फोर्स ना लगाओगे। फोर्स लगाओगे इसका मोमेंटम भी बदलेगा, यदि आपने फोर्स लगाया नहीं तो उसका मोमेंटम नहीं बदलेगा, और जब मोमेंटम नहीं बदलेगा इसका मतलब आपका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है भाई, क्योंकि आपने फोर्स नहीं लगाया है। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाह्य बल नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यानी किसी भी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उसका मोमेंटम कभी नहीं बदलेगा, उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, उसका संवेग कांस्टेंट रहेगा। इसे ही रेखीय संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। और इस हिसाब से किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और किसी भी वस्तु की अंतिम स्थिति, यानी P इनिशियल और P फाइनल दोनों आपस में बराबर होंगे। यह है इसकी कहानी, समझ में आएंगे? यह है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो। जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हो, रेखीय संवेग संरक्षित हो, तो इसका मतलब उसके ऊपर बाह्य बल नहीं लग रहा है, और जब बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका संवेग कांस्टेंट है। ये बात हमको पता है, आप कैसे समझ लो यार, कांस्टेंट यानी बल नहीं लग रहा है, बल नहीं लग रहा है यानी कांस्टेंट है, कैसे समझ लो। लेकिन उस स्थिति में किसी भी वस्तु की स्थिति, यानी किसी वस्तु का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग आपस में बराबर होंगे। अब जब संवेग आपस में बराबर होंगे तो काम कहाँ आता है ये कॉन्सेप्ट? अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट कहाँ काम आता है। अब इसी कहानी को जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी बंदूक वाली, उसके साथ में मैच करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं ऐसे कहूँ कि ये आपकी बंदूक है, आपकी बार ये लो। आप कहेंगे सर कौन सी बंदूक है? डिस्किया वाली बंदूक है। और ये आपकी गोली है। गोली का मास स्मॉल m है, बंदूक का मास कैपिटल M है। गोली का प्रारंभिक वेग 0 है और इसका जो प्रारंभिक वेग था u वो भी 0 है। ठीक है, कैपिटल M फॉर बंदूक, स्मॉल m फॉर गोली। अब बात यह है कि जब आप गोली चलाते हैं तो बंदूक से फोर्स, मतलब ट्रिगर दबाएंगे बंदूक में और गोली चलेगी, तो गोली को एक वेलोसिटी मिलेगी जिसे हम बोलेंगे v। इसका मास अभी स्मॉल m है। इस बंदूक के साथ क्या होगा? तो देखो हम बात करते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम के, प्रारंभिक संवेग की। तो बंदूक का मास इंटू बंदूक का वेग जो कि 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस गोली का मास इंटू गोली का वेग वो भी 0 है, और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 0। बट फाइनल मोमेंटम की बात करें तो बंदूक का वेग हमें पता नहीं है अभी, तो मैं लिख देता हूं v। ठीक है,
प्लस गोली के वेग की बात करूं तो गोली का मास m है, स्मॉल m है, बट उसका वेग जो है वो v है, मैं स्मॉल v लिख देता हूं। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ गया है। बट हमने एक बात देखी है कि एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे, बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे, तो इनका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। और जनरली मोमेंटम हमेशा कंजर्व ही रहता है। नेचुरल लाइफ में अधिकतर जो घटनाएं होती है, कोलिजन हो चाहे कुछ भी हो, उसमें अधिकतर आपका मोमेंटम कंजर्व ही रहता है। और यदि मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आपका 0 है, फाइनल मोमेंटम आपका mv प्लस कैपिटल mv है। तो यदि मुझे बंदूक का वेग चाहिए तो मैं इसको इधर लाऊंगा, माइनस का स्मॉल mv डिवाइड बाई ये कैपिटल M नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल V। ये लो भाई साहब, यानी बंदूक का वेग मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ माइनस क्या कहना चाह रहा है? या माइनस ये कहना चाह रहा है कि ये जो स्मॉल v है उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कैपिटल V होगा, यानी गोली के अपोजिट डायरेक्शन में बंदूक का वेग होगा। यानी गोली इधर जा रही है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का खाकर आएगी। हो गया ना? आप इसे एक्शन रिएक्शन फोर्स से समझ लीजिए, आप इसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियरली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक खेल इसमें रॉकेट का भी आता है, ठीक है। एक सवाल है, खेला बहुत तगड़ा है रॉकेट का, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। लेकिन एक सवाल और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जगह काम आता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जगह काम आता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे ले रहा हूँ, ठीक है। यदि मेरे पास एक पार्टिकल है और उसके 3 टुकड़े होने वाले हैं, ये कैपिटल M है, और इसके 3 टुकड़े हो गए M1 M2 M3, M1 M2 M3। तो पहला टुकड़ा जो M1 है वो इधर भाग गया M1, और उसकी वेलोसिटी है v1। दूसरा टुकड़ा है वो इधर चला गया M2 और उसकी वेलोसिटी है v2। तीसरे टुकड़े की वेलोसिटी और डायरेक्शन निकालिए, ठीक है। तीसरे टुकड़े की वेलोसिटी और डायरेक्शन में निकालना है, फिलहाल तो वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक बात ध्यान रखो आप इस बात को, M1 और M2 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तीसरे वाले की वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी? तो देखो ध्यान से, इसका मतलब दूसरे वाले टुकड़े का मोमेंटम इस साइड है, पहले वाले का मोमेंटम इस साइड है, इन दोनों मोमेंटम का रिजल्टेंट इस साइड है। जैसे मैं लिखूंगा P12 दोनों का मोमेंटम इस साइड, दोनों के मोमेंटम का रिजल्टेंट इस साइड है, दोनों के मोमेंटम का जो योग परिणामी सदिश है वो इस साइड आएगा, और वो आएगा √P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर। यही तो आता है, अरे दोनों मोमेंटम का रिजल्टेंट यही तो आएगा। अब P3 का क्या करना है? P3 किधर जाएगा? P3 का डायरेक्शन क्या होगा, यानी मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल क्या होगा, जो तीसरा पार्टिकल उसकी वेलोसिटी किधर होगी, मोमेंटम किधर होगा, ये सब निकालना है मैं, ठीक है। चलिए, यदि मैं कहूँ कि इसका जो तीसरा टुकड़ा है उससे पहले की बात की जाए, यानी टुकड़े होने से पहले की बात की जाए, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? तो पहले वाले टुकड़े का वेलोसिटी भी 0 था, दूसरे वाले टुकड़े की वेलोसिटी भी 0 थी, और तीसरे वाले टुकड़े की भी वेलोसिटी आपकी 0 ही थी, यानी इनिशियल मोमेंटम आपके पास 0 था, क्योंकि पहले टुकड़ा एकदम रखा हुआ था बड़ा M, जिसमें से M1 M2 M3 3 टुकड़े चले गए, ठीक है। बाकी हमने कोई लॉसेस यहाँ पर अज्यूम नहीं किए हैं। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये दोनों टुकड़े यहाँ से भागे, जैसे ही ये दोनों टुकड़े भागे, फाइनल मोमेंटम आया, फाइनल मोमेंटम आया, किधर आया पता नहीं, निकालते हैं। फाइनल मोमेंटम आएगा तो उसे इनिशियल मोमेंटम के बराबर होना है किसी भी कंडीशन में, तो फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, तो फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? पहले वाले का मोमेंटम, दूसरे वाले का मोमेंटम और तीसरे वाले मोमेंटम का वेक्टर सम। अरे वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर सम लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 0, क्योंकि तीनों मिलके अगेन 0 हो जाने चाहिए, इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो जाने चाहिए। यही तो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है भाई, ठीक है। तो उस हिसाब से तो फाइनल और इनिशियल बराबर होने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ कहूँ कि जो P3 वेक्टर है, इन दोनों को मैं इधर ले जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ -P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, यानी P1 और P2 दोनों वेक्टर सम निकाल दिया जाए, दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया जाए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में P3 की वैल्यू होनी चाहिए।
तो मैं यहाँ लिखूंगा P3 वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखूंगा माइनस, और मुझे इसे लिखना पड़ेगा P1 वेक्टर P2 मोड। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा यहाँ से। चलो P3 निकल के आएगा, माइनस का निकल के आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में बताने के लिए माइनस है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं लिखूंगा P3 को, तो मैं इसे लिखूंगा, अरे भाई P1 वेक्टर और P2 वेक्टर का रिजल्टेंट यही तो है P12 वेक्टर। P12 वेक्टर जो है उसे आप जब मोड में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर तो निकालेंगे और रूट निकालेंगे ऊपर जोड़कर। P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का रूट दोनों जोड़ दो, पहले P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर को जोड़ दो, फिर रूट निकाल दो, सीधी सी बात है। तो मैंने यहाँ पे यही तो किया है। अब मुझे P3 की वैल्यू चाहिए। यदि हम यहाँ पर रूट निकाल कर मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, तो भाई साहब इधर देखो, इधर वेक्टर हट जाएगा। ठीक है, मोड निकालना है मुझे, वैल्यू निकालनी है, रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वही P3 की वैल्यू आने वाली है, बट वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में आने वाली है, क्योंकि इसे बैलेंस बना के चलना है। तो P1 और P2 का वेक्टर सम कर दिया जाए, सदिश योग कर दिया जाए, तो ये निकल कर आता है। इसी की वैल्यू के बराबर P3 होनी चाहिए, बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ताकि कैंसिल हो जाए, वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे। और अगेन जो मोमेंटम का वेक्टर सम है वो जीरो हो जाए, यानी अगेन फाइनल मोमेंटम भी जोड़ जुड़ा कर कैसे भी करके जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m1v1 होल स्क्वायर, यहाँ लिखूंगा m2v2 होल स्क्वायर, P3 को हम लिखेंगे m3v3। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m1v1 होल स्क्वायर m2v2 होल स्क्वायर, और डिवाइड में m3 दे दूंगा मैं यहाँ पर। ये लो, ये v3 की वैल्यू आ गई। क्लियरली बात है। अब मैं कहूँ कि मोमेंटम चेंज हो रहा है, इनिशियल और फाइनल में फर्क आ गया है, यानी दोनों आपस में बराबर तो होंगे, लेकिन पहले जीरो था, बाद में मोमेंटम आया है, लेकिन सभी मोमेंटम का सम मिलाकर जीरो हो रहा है। तो मुझे बताओ कि P2 और P1 का डायरेक्शन ऐसा है, P1 वेक्टर P2 वेक्टर ऐसे डायरेक्शन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो P3 का डायरेक्शन किधर होगा? P3 का डायरेक्शन इस हिसाब से होगा ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो इन दोनों का सम जो है वो इधर है। P12 वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसके बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में P3 वेक्टर होना चाहिए आपका, ताकि ये और ये आपस में कैंसिल कर दे और मोमेंटम अगेन जीरो बना ले जाए। सवाल बड़ा काम का है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भाई, इसलिए मैंने आपको कहा है, देख लीजिए। समझ में आया? ध्यान रहेगा? चलिए आगे बात करते हैं। एक अच्छा सवाल और ले लें, अच्छा सा सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, एक अच्छा सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, देखो अधिकतर चीजें एक्शन रिएक्शन फोर्स से रिलेटेड होती है। जैसे mg से mg आता है, यानी आप किसी पे mg फोर्स लगाते हैं तो सामने वाला भी आपके ऊपर mg लगाता है, यानी मैं धरती मेरे ऊपर mg फोर्स लगाती है तो मैं भी धरती को mg फोर्स से खींच रहा हूँ। लेकिन दिक्कत है कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती। हम किसी पर नॉर्मल फोर्स लगाते हैं, सामने वाला भी हमारे पर नॉर्मल फोर्स लगाता है, हम किसी पर फोर्स लगाते हैं वो भी फोर्स लगाता है। ठीक है, लेकिन हम अलग अलग तरीके से इस कहानी को समझ सकते हैं। अभी देखो बंदूक वाली कहानी में मैंने लीनियर मोमेंटम को लगाकर समझा दिया आपको। एक्शन रिएक्शन की बात मैंने बीच में डाली ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। वो नहीं लेते तो आप इम्पल्सिव फोर्स लगाकर समझ सकते थे। जो ज़्यादा डीपली नहीं जानना चाहता, सिंपल समझ सकता था कि गेंद का मोमेंटम चेंज हो गया, बंदूक को दीवार मान लो, उल्टी ऐसे समझ लो, गोली आई टकरा के वापस चली गई, मोमेंटम चेंज हो गया, दीवार के ऊपर कितना इम्पल्सिव फोर्स या दीवार जो है इम्पल्सिव फोर्स कितना लगाएगी चेक कर लो, सिंपल सी बात है। दीवार इम्पल्सिव फोर्स लगाएगी तब तो गेंद गोली आगे गई, ये मान लो। तो बंदूक ने इम्पल्सिव फोर्स लगा दिया, गेंद आगे चली गई, मोमेंटम चेंज हो गया, फोर्स निकाल लो। इसने उस पर लगाया, उसने इस पर लगाया, कहानी एक जगह आके टिकती है। बट ये कहानी थोड़ा सा डीपली आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा एकदम क्लियरली। आपके सामने इमेज धुंधली नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि भाई बंदूक से निकली गोली बंदूक के ऊपर फोर्स लगा के जाती है तो कितना लगाती है। ठीक है, हर चीज़ का एक्शन रिएक्शन इस दुनिया में होता है। ठीक है, तो हम इस बात पे चर्चा करते हैं थर्ड लॉ की, लेकिन मैंने आपको बोला है ना थर्ड लॉ से पहले मैं। तो चलिए बात करते हैं सवाल की। हमारे पास एक डिस्क है, आईआईटी का सवाल है, आईआईटी का सवाल है। हमारे पास एक डिस्क है, ये लो एक डिस्क है। इस डिस्क पे 1 सेकंड में यानी पर सेकंड में 20 पत्थर मारे जाते हैं, और इस तरीके से इस पे पत्थर मारे जाते हैं, नीचे से फेंके जाते हैं, नीचे से पत्थर फेंके जाते हैं, कहीं से भी फेंक रहे होंगे, पत्थर फेंके जाते हैं, यहाँ पर पत्थर टकराते हैं, यहाँ पे पत्थर टकराते हैं। जब पत्थर टकराते हैं तो उनकी वेलोसिटी v होती है।
मैंने ऐसे समझ लिया कि भाई वी वेलोसिटी से फेंकते हैं और वी वेलोसिटी से जाके इस पर पत्थर टकरा जाते हैं, ठीक है। 20 पत्थर 1 सेकंड में। ये जो खुद डिस्क है उसका जो मास है वो 200 ग्राम है, और जो पत्थर फेंके गए नीचे से, मतलब यहाँ से ऐसे पत्थर फेंके गए, वो खुद पत्थर का मास 2 ग्राम है, ये लो 2 ग्राम है, ठीक है। पत्थर इस पे इस तरीके से फेंके जाते हैं कि पत्थरों का मोमेंटम चेंज होता है। पत्थर इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो जो फोर्स लगाते हैं वो इस डिस्क के mg को बैलेंस करके रखता है और ये फ्लोट करती है, ये ऊपर के ऊपर ऐसे कैसे बनी रहती है, यानी नीचे से पत्थर फटाफट मारे जा रहे हैं और ये यहीं पर टिकी हुई है, क्योंकि जो फोर्स ये पत्थर इस पर लगा रहे हैं उसी की वजह से डिस्क यहाँ पर टिकी पड़ी है। ये नीचे आने लगते हैं, फिर फोर्स लगा देते हैं ये पत्थर, ये फिर नीचे आने की कोशिश करती है, उसमें फिर पत्थर यहाँ पर फोर्स लगा लेते हैं, फिर ये नीचे आने की कोशिश करती है, फिर पत्थर यहाँ पर फोर्स लगा देते हैं और इस वजह से ये यहीं पर टिकी पड़ी है, ठीक है। हमें चेक करना है कि ये वेलोसिटी v कितनी है, पत्थर कितनी वेलोसिटी से यहाँ पर टकरा रहे हैं इस डिस्क पर, ताकि ये टिका रहे, यानी ये फ्लोट करती रहे, ये अपनी जगह पर बनी रहे, ठीक है। अब देखो, अब पूरा खेल समझो तो डीपली चले जाओ कि भाई साहब पत्थरों का मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज तब होता है जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जब एक वस्तु किसी एक पर फोर्स लगा दूसरी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी वाली पहले पे भी फोर्स लगाती है, यानी ये फोर्स एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। तो मैं कह दूँ कि पत्थर यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ये भी लगा रही है, कह सकते हैं ना। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, डायग्राम में एक बात मैं बता देता हूँ, डायग्राम में हमेशा जो फोर्स लगता है ना खुद पे, केवल वही शो करना होता है। जो लगाया जाता है ना वो शो नहीं होता है, जो लगाया जाता है वो शो नहीं होगा, जो लगता है वो शो होगा। इस बात को हमेशा गांठ बांध लेना, क्योंकि जब मैं शुरू में पढ़ रहा था फिजिक्स, जब नहीं ली थी तो मुझे समझ में नहीं आता था। ये फोर्स लग भी रहा है, लगा भी रहा है, तो हम उसको शो क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लगा रहा है उसको तो शो कर रहे हैं, लग रहा है उसको भी शो कर रहे हैं, तब कैसे लिखेंगे? यदि हम लगते हुए को शो करते हैं तो लगाने वाले को क्यों नहीं शो करते? हमेशा किसी भी वस्तु की कंडीशन नापी जाती है, कंडीशन की बात की जाती है कि वो स्टेशनरी या मूविंग कंडीशन में है, वो बात की जाती है उसने, यानी उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो कितना लगा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर है, ये डिस्क ने इन पत्थरों पे फोर्स लगाया, इनका मोमेंटम चेंज हो गया, ये वापस नीचे की ओर आ रहे हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं इसने कितना फोर्स लगाया, हमें मतलब है पत्थरों ने इस पे कितना फोर्स लगाया। यदि हमसे पूछा जाता कि डिस्क ने पत्थरों पे कितना लगाया तो हम इंपल्सिव फोर्स निकालते हैं, लेकिन अभी मेरे से पूछा जा रहा है कि डिस्क के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे mg शो किया, पत्थर भी फोर्स लगाएंगे और पत्थर जो फोर्स लगाएंगे वो ऊपर की ओर लगाएंगे, उतना ही लगाएंगे जितना डिस्क ने पत्थरों पे लगाया। आप कहेंगे सर कैसी बात करते हैं, चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। देखो, हम ये कहें कि डिस्क के ऊपर mg फोर्स लग रहा है, हम ये कहते हैं डिस्क के ऊपर mg फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? आप कहेंगे धरती माता। ये मैं इधर धरती माता बना देता हूँ, ये धरती माता ने mg फोर्स लगाया, लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे भी लगाता है, यानी इस डिस्क ने इस धरती माता के ऊपर भी mg फोर्स लगा रखा है, धरती माता के ऊपर भी mg फोर्स लगा रखा है। लेकिन ये डिस्क हल्की है, वो mg फोर्स को हैंडल नहीं कर सकती है, वो जल्दी एक्सेलरेट हो जाती है, इसलिए डिस्क धरती माता की ओर खिंच के आती है, धरती माता डिस्क की ओर नहीं जाती है, क्योंकि धरती भारी है। और भाई एप्पल है, एक सेब है, उसको यहाँ पे टांग दो तो धरती माता एप्पल को अपनी ओर खींचेगी, तो एप्पल यानी सेब भी धरती माता को अपनी ओर खींचता है, बट एप्पल हल्का है इसलिए वो चलता है, वो एक्सेलरेट होता है और वो धरती माता की ओर खींच के चला जाता है। धरती माता खींच के नहीं आ पाती है, सेब ऐसा थोड़ी धरती माता खींच के सेब की ओर आ जाएगी, नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने ये फोर्स तो डिसाइड भी नहीं किया, हमने ये लगाया ही नहीं, कहीं पर इंडिकेट ही नहीं किया कि ये डिस्क इस धरती माता पे भी mg फोर्स लगा रही है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स है। हमने नहीं किया क्योंकि हम केवल वही फोर्स लेते हैं जो लग रहे हैं, जो लगाए जा रहे हैं वो नहीं लेते। तो इस डिस्क पे कौन कौन से लग रहे हैं हमें वो लेने। इस डिस्क पे इन पत्थरों ने लगा रखा है जो f है, ठीक है, और नीचे की ओर mg है, और यदि ये बैलेंस कंडीशन में है तो f = mg होगा, ठीक है। f = mg होगा तो f को हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम = mg। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दे लो, मैंने कहा कि इन पत्थरों ने इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है, तो पत्थरों के मोमेंटम से मैं फोर्स निकाल सकता हूं। कैसे? पत्थरों ऐसे भी समझा देता हूं मैं, पत्थर जब यहां से टकरा के वापस आते हैं तो पत्थरों के ऊपर फोर्स लगता है F और इंपल्स लगता है I। यदि ये फोर्स पत्थरों पे लग रहा है तो पत्थरों ने भी डिस्क पे सेम फोर्स लगाया है,
पत्थरों ने भी डिस्क के ऊपर सेम फोर्स लगाया है, तो तुम F की वैल्यू निकाल लो। जो डिस्क ने पत्थरों पे लगाया था, हम कह देंगे कि डिस्क ने पत्थरों के ऊपर लगाया F फोर्स, तो हम ये भी कह देंगे कि यही F फोर्स पत्थरों ने वापस डिस्क पे भी लगा दिया। यही तो हमारा एक्शन रिएक्शन है, यही तो हमारा एक्शन रिएक्शन का लॉ है, थर्ड लॉ है। ये डस्टर गिर जाता है। तो हम पत्थरों के मोमेंटम चेंज होने से इंपल्स निकाल सकते हैं, वहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये डेल्टा P जो है उसको हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि ये v वेलोसिटी से यहाँ पत्थर टकरा रहे हैं और जब ये वापस उसी वेलोसिटी से वापस मुड़ रहे हैं नीचे, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि गेंद जब ऐसे जाके टकरा के वापस आती है तो चेंज इन मोमेंटम 2mu होता है। तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 2mu, लिख दूँ, डिवाइड में टाइम t इक्वल्स टू mg। अब ये तो केवल एक पत्थर का है, यहाँ 20 पत्थर आ रहे हैं, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम 20 पत्थरों का हो जाएगा 2mu डिवाइड बाई t mg। t कितने सेकंड की बात चल रही है? 1 सेकंड की बात चल रही है, तो t को 1 सेकंड लेके हटा दो यहाँ से, और हमें वेलोसिटी u चाहिए, तो हम लिखेंगे mg डिवाइड 2024 t स्मॉल m। u बराबर, ये जो m है वो 200 ग्राम है, तो मैं लिख सकता हूँ 200 ग्राम इंटू जी की वैल्यू में लिख देता हूँ 10, 40 बंदूक, ये जो पत्थर है 40 है, वो पत्थर 20 है, हाँ पत्थरों 40 है ना, तो 40 की जगह 40 m यानी पत्थरों का द्रव्यमान यहाँ पर 2 ग्राम है, तो मैं लिख देता हूँ 2 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया है, 40 से ये कट गए, 40 पंजे 200, ठीक है, 2 से 1 काट दिया मैंने, 5 काट दिया, और यहाँ पर आ गया 25 न्यूटन, हाँ सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड। ये दो हो गया सवाल, एकदम आसान सा सवाल है, क्लियर सा सवाल है, आप निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, कहानी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, ये भी बात कर लेते हैं, बड़ी काम की चीज़ है। चलो हम ये बात करेंगे, अभी कर लेते हैं, बड़े काम की चीज़ है तो, ठीक है। थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अरे थोड़ा सा दिमाग घूम रहा है, चलो रहने दो। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे लिफ्ट की, उसके बाद हम बात करेंगे टेंशन फोर्स की। आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे कहानी को कहाँ जाता है। आज की क्लास थोड़ी समझ में आई होगी आपको, अच्छा लगे सब्सक्राइब करो क्या मत करो, कमेंट जरूर कर दो कि आपको कैसी लगी क्लास। लाइक करो क्या ना करो, सब्सक्राइब करो क्या ना करो, कोई दिक्कत नहीं, एक शेयर कर दो और कमेंट करके बोलो कि आपको क्लास में मजा आया है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए, थोड़ा बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ क्लियर नहीं हो रहा है आपके डाउट, क्या हम पूरे कॉन्सेप्ट को छुपा रहे नहीं छुपा रहे, आपकी तैयारी परफेक्ट हो पा रही है नहीं हो पा रही, ये सभी बातें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे रहता है आपके कमेंट्स का इंतजार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दीजिए आज्ञा, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।